कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट के शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। अब नेक्स्ट लेक्चर जो नेक्स्ट वीडियो है उसे देख लेते हैं। जो लास्ट वीडियो था आपको थोड़ा समझ में आया, तो बड़े दिनों के बाद बना है। तो जो नेक्स्ट वीडियो है वो भाग नंबर 4 के ऊपर है, पॉलिटी के भाग नंबर 4 पर है, जिसका नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अर्थात राज्य को निर्देश दिया जा रहा है कि आप ऐसा करिए। मतलब जब संविधान सभा बैठी तो संविधान सभा दो तीन बातों पर बात कर रही थी। एक था अधिकार देना, उसमें एक था अधिकार देना। फिर जब अधिकार देने की बात आई तो अधिकार कौन कौन से दिए जाए इस पर भी चर्चा हो रही थी। अब चर्चा जब हो रही थी कि कौन से अधिकार दिया जाए, तो उसमें एक व्यक्ति थे जिनका नाम था B.N. रॉय साहब। B.N. रॉय, ये B.R. अम्बेडकर साहब के बाद, मतलब B.R. अम्बेडकर साहब जिनका भी 14 अप्रैल को जिनका जन्मदिन है, उनके बाद में अगर संविधान सभा में जो बहुत अधिक नॉलेजेबल पर्सन था, जिसका बहुत अधिक महत्व था, जिसको विधि के विषय में, विधि की जो गुण भाषा है उसके विषय में, और विधि की जो आवश्यक तत्वों के विषय में, विधि के जो आवश्यक तत्व उसके विषय में जिनको ज्यादा नॉलेज था, उन्हें B.N. रॉय साहब। जो B.N. रॉय साहब ने उन्होंने कहा कि हमें अधिकार जो देने हैं उसको संसाधन को ध्यान में रखकर दिया जाए। मतलब अभी हम नए नए पैदा हो, मतलब 15 अगस्त 1947 को हम पैदा हो, अभी भी हमारी उम्र वो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। अभी हम बनते हुए राष्ट्र हैं, अभी 75 साल होने वाले हैं अगले वर्ष, तो हम अभी बनते हुए राष्ट्र हैं। तो उस कंडीशन में जब हम पैदा हुए ही थे, तो वहां पर यदि हम सब प्रकार के अधिकारों को अगर हम नागरिकों को देंगे, तो कहीं ना कहीं वे व्यक्ति थोड़ा सा आगे चले जाएंगे जो पहले से अधिकार प्राप्त थे या साधन संपन्न थे। तो इस संबंध में उन्होंने कहा कि हम नागरिकों को अधिकार तो जरूर देंगे, क्योंकि बड़ी लड़ाई लड़ी तो लोगों की बड़ी चाह है कि भैया हमें वो अधिकार मिले जो अधिकार अंग्रेजों के समय में हमसे छीन लिए गए। ये बात जब कही गई तो इस बात पर तवज्जो देते हुए उन्होंने कहा कि हम अधिकारों को दो प्रकार से बांट लेंगे। उन्होंने कहा कि हम अधिकार को एक वादी योग्य और एक गैर वादी योग्य, मतलब एक ऐसे अधिकार जिसके हनन पर, जिसके ना दिए जाने पर व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाने का अधिकार है, अर्थात वादी योग्य मामले, वो अधिकार नहीं जिसे हमने अभी पढ़ा और पहले के लेक्चरों में आपने देखा होगा। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक के जो आर्टिकल है उसमें मौलिक अधिकार है और वो वाद्योग्य अधिकार है। और दूसरा है गैरवादी योग। अब जब गैरवादी योग की बात आती है तो वो आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक के चलते, जिसे हम डीपीएसपी कहते हैं, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जब डीपीएसपी की बात आती है तो डीपीएसपी में जो अधिकार दिए गए वो आर्थिक और सामाजिक प्रकृति के थे। मतलब व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार तो दे दिए, परंतु आर्थिक और सामाजिक अधिकार देने की भी कोशिश की गई, परंतु वे अधिकार के विषय में उन्होंने कहा कि अगर ये नहीं है अभी लोगों के पास में, तो व्यक्ति रोता हुआ ये आर्टिकल 32 तक के नहीं पहुंच सकता, क्योंकि हम ये अधिकार को कुछ समय के बाद में जैसे जैसे हमारे पास संसाधन होंगे हम देते चले जाएंगे। आया समझ में? और राज्य को ये, दूसरी बातें को, राज्य को ये निर्देश दिया जा रहा है संविधान के द्वारा कि बेटा आपको ऐसा करना है समय आने पर, और जब भी कानून बनाए तो इस बात का ध्यान में याद रखिए, इस बात को ध्यान रखिए कि आपको इन अधिकारों को नागरिकों तक के पहुंचाना है। ये बात आपको अगर क्लियर है तो यहां से अगर आपको क्लियर होगी तो हम जब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में पढ़े तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में 2 लेक्चर शायद बन जाएंगे हमारे। तो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कुछ पॉइंट बन सकते हैं, कुछ पॉइंट बन सकते हैं। तो मतलब पहले तो हम नीति निर्देशक तत्वों की विशेषता के विषय में पढ़ लेंगे कि इसकी विशेषता क्या है, पहला पॉइंट। यदि हम विशेषताओं के बारे में पढ़े तो हमें सबसे पहला विशेषता का पॉइंट निकल कर आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। पहला तो यह है कि राज्य विधि बनाते
समय इन कानूनों का, इन अनुच्छेदों को ध्यान में रखेगा। अब कौन कौन से अनुच्छेद है वो सेकंड पॉइंट में आप देखिए। दूसरी विशेषता ये है, जो विशेषता अगर हम सेकंड की बात करें तो दूसरी विशेषता ये है कि ये गैरवाद योग्य है। गैरवाद योग्य मतलब कोई व्यक्ति नहीं जा सकता, ये नहीं मिले, नहीं अधिकार है, तो क्लियर हो जाता है। ये दो पॉइंट को तो हमेशा पकड़ के याद रखिएगा। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है? नहीं है। ये दो पॉइंट के बाद में विशेषता में हमें दो पॉइंट विशेषता निकल कर आती है, ज्यादा विशेषता है नहीं। दूसरा जो पॉइंट राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वो है अनुच्छेद, आर्टिकल। यदि हम ये आर्टिकल को पढ़ें, इनके आर्टिकलों को पढ़े तो आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक की इसमें बातें कही गई। थोड़ा गर्दन हमारा कटा होगा, कटने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर करके। आर्टिकल आपको दो आर्टिकल थोड़ा सा देख लेना चाहिए, एक आर्टिकल 36 और एक आर्टिकल 37। आर्टिकल 36 को आप पहले पढ़ लीजिए। आर्टिकल 36 जो सिंपल सी बात कह रहा है, राज्य की परिभाषा, मतलब राज्य की परिभाषा का मतलब यहां पर यह है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जब राज्य जब विधि बनाएगा तो इन निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखकर बनाएगा। तो भैया इसमें राज्य कौन है, पहले ये पता होना चाहिए ना। तो इसमें राज्य की परिभाषा दी गई और इसमें ये कहा गया कि राज्य की परिभाषा वही है जो मूल अधिकार के संबंध में दी गई थी। अब मूल अधिकार के संबंध में कहां पर राज्य की परिभाषा दी गई? आर्टिकल 12 में। किसमें दी गई? आर्टिकल 12 में ये परिभाषा दी गई है मूल अधिकार के संबंध में। राज्य की परिभाषा मतलब राज्य की परिभाषा जो मूल अधिकार के संबंध में दी गई है वो ही राज्य के निर्देशक तत्व में दी गई। आर्टिकल 7 ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये कहा गया कि राज्य थोड़ा सा ध्यान रखे विधि वगैरह बनाते समय में किसका? नीति निर्देशक तत्व का। इसके बाद में जब हम आर्टिकलों को देखते हैं तो आर्टिकलों को बनाते समय में तीन विचारधाराओं में बांट दिया गया, विभक्त कर दिया गया। अब जब तीन बातों में विभक्त कर दिया गया तो उसमें जो सबसे पहला है वह है समाजवादी विचारधारा। अब समाजवादी विचारधारा जो ऑफलाइन क्लास लेते हैं उन्हें पता होगा हमें कि समाजवादी विचारधारा, अब इसमें याद रखिए समाजवादी विचारधारा, आदर्शात्मक समाजवादी विचारधारा, स्वप्नदर्शी प्रकृति की समाजवादी विचारधारा, एक जो कार्ल मार्क्स की समाजवादी विचारधारा है और एक लोकतांत्रिक समाजवादी विचारधारा। हमने अलग अलग प्रकार से आपको बताया था समाजवाद क्यों आया, कैसे आया, तो सब के विषय में आपको बताया। पूंजीवाद के बाद में कैसे समाजवाद आया, ये सब आपको हमने ऑफलाइन लेक्चर में आपको बताया। कभी अगर रहेगा तो हम ऑनलाइन लेक्चर में भी आपको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले भी हम इस पर जाते जाते हैं, बस हम बताते हैं कि समाजवादी विचारधारा के आधार पर कुछ आर्टिकल है। कुछ जो आर्टिकल है वो गांधीवादी विचारधारा के आधार पर, गांधीवादी मतलब गांधी जी का जो दर्शन था, सोच था, दृष्टिकोण था, उसके आधार पर कुछ आर्टिकलों को रखा गया। मतलब गांधी जी ने अपने जीवन में जो जीवन के दौरान उन्होंने जो बातें कही कि एक आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, उस आदर्श राज्य की जो परिकल्पना थी उस परिकल्पना को ही आर्टिकल के रूप में रख दिया गया, तो वो गांधीवादी विचारधारा वाले थे। और कुछ जो आर्टिकलों को रखा गया वो आर्टिकल थे उदारवादी प्रकृति के, अर्थात उदारवादी विचारधारा वाले आर्टिकल, मतलब जिसमें नवीनता पर जोर है, लिबरल ने से थोड़ा उन बातों को रखा। इनमें अगर हम आर्टिकलों को देखें तो मैं असाइनमेंट ही दे देता हूँ, थोड़ा सा पढ़ के रखिएगा ताकि आगे के लेक्चरों में आपको आप कनेक्ट कर पाए मेरे साथ में। तो आपको जो पढ़ रहे हैं क्लास, देख रहे हैं क्लास, सुन रहे हैं क्लास, उन बच्चों ने आर्टिकल 38 से लेकर आर्टिकल 51 तक के आर्टिकलों को थोड़ा सा एक बार कंठस्थ रूप से याद करना चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। तो आर्टिकल हम यहाँ पर केवल और केवल लिख देते हैं आर्टिकल कि कौन कौन सी विचारधारा वाले कौन, और मुझे कमेंट में नीचे लिखकर बताइएगा कि हाँ ये विचारधारा वाले ये आर्टिकल है।
तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आप पढ़ भी रहे हो, याद भी हो रहा है, तो कम से कम याद हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर आर्टिकल लिख देता हूँ, कुछ कुछ आर्टिकलों को बता देता हूँ। जैसे आर्टिकल है 38, एक आर्टिकल है 39, याद रखिएगा, एक आर्टिकल है 41 और एक आर्टिकल है 42 और एक आर्टिकल खुद 43 भी आता है, हम केवल कह रहे हैं 43। एक आर्टिकल आता है 40 पंचायत के संबंध में, याद रखिएगा, पंचायत के संबंध में एक आर्टिकल है, पंचायत व्यवस्था, वही पंचायत व्यवस्था जिसको 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया। भाग अगर हम बात करें 9 और अनुच्छेद 243 में और अंदर जोड़ा, तो अनुच्छेद 40 जो पंचायत व्यवस्था के बारे में है। एक आर्टिकल एक और है सहकारी समिति के संबंध में, एक आर्टिकल 43 में दो बातें हैं, एक ए में है और एक बी में है। अब आर्टिकल 343 का एक कुटीर उद्योग के संबंध में, कुटीर उद्योग की बात हमेशा गांधी जी कहते थे, तो कुटीर उद्योग के संबंध में। और दूसरी बात जो आर्टिकल 43 का जो बी है, इसको बाद में जोड़ा गया, बी को बाद में रखा गया, और ये सहकारी समिति के संबंध में, इसको 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया। 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत सहकारी समिति के विषय में जो उपबंध उसको रखा गया, बातें याद रखिए। इसके बाद में पोषण से संबंधित आर्टिकल 47 और 48, इन दोनों की कुछ कुछ बातें जो है, 47 और आर्टिकल 48, इनकी भी जो कुछ बातें हैं वो गांधीवादी विचारधारा के अंतर्गत होती है। जैसे दुधारू पशु का संरक्षण किया जाना, इन संबंध में बातें बोला जा रहा है। सांस्कृतिक धरोहर के विषय में भी बोला जा रहा है, सांस्कृतिक धरोहर तो वैसे उदारवादी के विषय में आती है, तो ये कुछ आर्टिकल हो गए। अब यहाँ पर जब हम उदारवादी प्रकृति के देखते हैं, तो उदारवादी प्रकृति में जो सबसे पहला आर्टिकल दिखाई देता है आर्टिकल 44, बड़ा इंपॉर्टेंट है, समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, ये ऑफलाइन लेक्चर के बच्चों ने अच्छे से इसको समझा भी था। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा, एक सरीका सबके लिए विधान, एक जैसा सबके लिए विधान मतलब सिविल विधान, फौजदारी विधान नहीं। कौन सा विधान? सिविल विधान। अब जब सिविल विधान की बात आ रही है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि सिविल विधान ही जो ऐसा है हमारे यहाँ पर सबके पर्सनल लॉ शुरू है। मुस्लिम पर्सनल लॉ, हिंदू पर्सनल लॉ, पारसी पर्सनल लॉ, सिख पर्सनल लॉ, ईसाई पर्सनल लॉ, सबके अपने अपने पर्सनल लॉ, मतलब सबके दीवानी मामले अपने, सबके घरेलू मामले जो होते हैं वो अपने अपने, फौजदारी मामले सबके, मतलब कोई अगर किसी की हत्या करता है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, सबके लिए एक जैसे कानून लगे। परंतु विवाह, विच्छेद, इस संबंध में अगर हम बात करें तो सबके लिए एक जैसे कानून नहीं, सबके लिए थोड़ा सा अलग अलग है। तो इसके लिए एक बोला गया, एक सोच रखी गई कि हम सबके लिए एक जैसा कानून को लाएंगे। बहुत लंबी डिबेट है इसमें कि लाया जाए कि न लाया जाए, अभी लाया जाए तो कब लाया जाए, अभी लाया जाए कि कब लाया जाए। तो उस कचड़े में ना पड़ते हुए संविधान सभा के जो लोग थे उन्होंने कहा कि हम भविष्य में राज्य से ये अपेक्षा रखते हैं कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाएगा। अभी कोशिश की जा रही है, टुकड़ों टुकड़ों में कोशिश की जा रही है। हिंदू बिल जो था, हिंदू विवाह के संबंध में जो 56 और 55 का जो बिल है, उसके माध्यम से बहुत हद तक के हिंदू में सिविल कोड आ चुका है। अभी अन्य धर्मों के जो उनके कोड्स हैं उनको भी धीरे धीरे सिविल कोड्स में कन्वर्ट किया जा रहा है, सरकार के माध्यम से, सरकार के यहाँ विधान के माध्यम से, या फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजमेंट के माध्यम से, पर धीरे धीरे कोशिश की जा रही है क्योंकि अभी चेंज, जमाना बदल रहा है। तो जो पुराने कानून हैं उनकी प्रासंगिकता पर भी प्रश्न चिन्ह उठने लगे हैं, तो वो हट रहे हैं और धीरे धीरे आधुनिक कानून की तरफ बढ़ रहा है, जो एक प्रकार के मतलब सिविल कोड के रूप में आ रहे हैं, एक समान कोड के रूप में आ रहे हैं। तो ये आर्टिकल 44 में। इसके बाद में जो अगला आर्टिकल है, आर्टिकल 45 छोटी सी बात कहता है कि पहले इसकी बात अलग थी, फिर बाद में इसकी बातों को चेंज किया गया। 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, याद रखिएगा, बहुत चेंजेस हुए 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत। थोड़ी सी बातें अगर यहाँ पर आपको दिख रहा हो, यहाँ देता हूँ। आर्टिकल 21 के क में बात को जोड़ा गया
और आर्टिकल 45 की शब्दावली को बदला गया। आप जब आर्टिकल 21 को पढ़ेंगे, आर्टिकल 21 को पढ़ा भी आपने, तो जीवन जीने का अधिकार है। और जब जीवन जीने के अधिकार की बात बोलेगी तो एक अधिकार, उसमें शिक्षा के अधिकार को भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने वर्डिक्ट में जोड़ा गया। वर्डिक्ट के माध्यम से कहा गया कि जीवन जीने के अधिकार में शिक्षा का अधिकार भी शामिल होता है। जब इस बात को जोड़ा गया तो सुप्रीम कोर्ट की बात को मानते हुए 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत कुछ बातों को चेंज किया गया। इसमें कहा गया कि 6 से लेकर 14 तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का कार्य करेगा कौन? सरकार, राज्य। और यहाँ पर उसी शब्दावली को बदला गया जो पहले जो 21 क में जोड़ी गई शब्दावली थी, वो पहले 45 में थी। और 45 के शब्दावली को क्या कहा गया कि 0 से लेकर 6 मतलब बालपन से पूर्व बच्चों को शिक्षा देने के लिए अनुकूल स्थिति बनाने की कोशिश करेगा माता पिता। अनुकूल स्थिति मतलब बच्चों के बालपन से पूर्व, मतलब बालक बनने से पूर्व, मतलब पहले बचपना उनका जो है उस समय अच्छी शिक्षा देने का कार्य कौन करेगा? माता पिता। ये बात बोली। आर्टिकल 46 बड़ा इंपॉर्टेंट, अनुसूचित जाति जनजाति इनके विषय में, इनको संरक्षण के विषय में, इनके उद्धार के विषय में उपबंध करेगा राज्य समय समय पर, ताकि इनका विकास हो सके। आर्टिकल इसी के बाद में 47, 48 बड़े अच्छे आर्टिकल है, इन्हें थोड़ा सा ध्यान में याद रखिएगा। वो गांधी जी के समय में है, आपको ये लिखना है, कमेंट में याद रखिएगा। इसी के बाद में आर्टिकल है 49। आर्टिकल 49 ये कह रहे हैं कि जितनी भी पुरानी हमारी संस्कृति की जो मूर्त विरासत है, उनके संरक्षण के विषय में बात कर रहे हैं। अमूर्त विरासत के भी संरक्षण को करिए और मूर्त विरासत के संरक्षण को भी करिए। अमूर्त विरासत मतलब जैसे गायन हो गया, जैसे आपका नृत्य हो गया, ये दिखता है क्या? नहीं। जैसे इमारतें हो गई, दिखती है, चित्रकला हो गई, दिखती है, ये मूर्त विरासत है। इन सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण का कार्य राज्य करेगा। मतलब कोई भी व्यक्ति जाता है ना अपने आप को अमर बनाने के लिए, तो क्या करता है? इधर अपना नाम, उधर सामने वाले का नाम जो दूर लिखा है तो लिख देता है। उसके माध्यम से जो इमारत थी उस इमारत पर एक अच्छा निशान लग जाता है, धीरे धीरे क्षरण होने लग जाता है। मौसम का भी प्रभाव था, इनके मोहब्बत का भी प्रभाव पड़ गया और खराब हो गई। तो इस प्रकार के क्षरण को रोकने का, संरक्षण को करने का कार्य करेगा आर्टिकल 49 के तहत। कोई दिक्कत नहीं। आर्टिकल 50 देखिएगा, पृथक्करण की बात कह रहा है। विधायिका न्यायपालिका के बीच में पृथक्करण हो, एक ना हो। मतलब विधायिका क्या करती है? कानून बनाने का काम करती है, कानून को लागू करने का काम कौन करती है? कार्यपालिका करती है। और दूसरी, अगर किसी ने कानून का उल्लंघन करे तो उसके तक दंडित करने का कार्य कौन करती है? न्यायपालिका करती है। तो ये जो कानून बना रहा है वो ही न्यायपालिका ना बन जाए, इसलिए दोनों में पृथक्करण की बात हुई है। और जो कार्यपालिका जो कानून को लगा रहा है, जो दंड दे रहा है, उनमें भी क्या होना चाहिए? पृथक्करण। ये आर्टिकल 50 में बोला जाता है। कोई दिक्कत है यहाँ पर? नहीं है। आर्टिकल 51 आर्टिकल 51 जो है वो विश्व शांति की बात कर रहा है। वसुधैव कुटुंबकम, विश्व शांति के लिए बात कर रहा है। और भारत उस संबंध में वो कह रहा है कि भारत इसके लिए अथक प्रयास करेगा, समय समय पर जो लगेगा वो करेगा। इस बात को कह दिया आर्टिकल 51 में। कोई दिक्कत नहीं। इसी के साथ में एक और बात है, वो उदारवादी प्रकृति में भी आएगा। 39 का ए, इसको हम समाजवाद में भी रख सकते हैं। 39 के ए को, जिसको 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था। 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में, 1976 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है। बड़ा चेंजेस किया गया था स्वर्ण सिंह कमेटी की अनुशंसा पर। अब स्वर्ण सिंह कमेटी, आप अगला जो लेक्चर देखोगे उस लेक्चर में आपको मौलिक कर्तव्य दिखेंगे, तो हम आपको बताएंगे। मौलिक कर्तव्य के लेक्चर को थोड़ा सा हम बाद में डालेंगे, आपको जब भी समय मिलेगा उसको भी बना देंगे वीडियो, ताकि आप लोग के पास में रहे। तो ये जो आर्टिकल 39 का जो ए है, ये बाद में रखा गया, पहले नहीं था, बाद में। याद रखिए,
आर्टिकल 39 जो है उसमें 6 प्रकार की बातें बोली थी, पर 39A उन 6 प्रकार की बातों में नहीं है, उससे अलग है। बातों को क्लियर करें। आर्टिकल 39 में 6 प्रकार की बात अपने आप अलग करेंगे, पर 39 का ए जो है वो 39 में नहीं आता है, 39 से अलग है, जिसको 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया। और इसमें कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जो विधि के उल्लंघन पर, कानून के उल्लंघन पर, मौलिक अधिकार का यदि उसका उल्लंघन हो रहा है और पैसे नहीं होने के कारण वो न्याय तक के नहीं पहुंच पा रहा है, न्यायालय तक के नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसे कानूनी सहायता देने का कार्य कौन करेगा? राज्य। इसके लिए क्या किया? नालसा की भी स्थापना की 1987 में। नालसा जो उन व्यक्ति को न्यायालय तक की पहुंच सुनिश्चित कराने के लिए सहायता देता है जिनकी आर्थिक स्थिति नहीं है कि भैया न्यायालय तक पहुंचे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 2-3 शब्द बहुत अच्छे हैं। पहला शब्द यह है कि अगर देरी से न्याय हो रहा है तो वो भी एक प्रकार का अन्याय है, और कोई न्यायालय तक के नहीं पहुंच रहा है तो वो भी एक प्रकार का अन्याय है। तो भैया अगर न्यायालय तक आप पहुंच नहीं पा रहे हो, बोल रहे हो विधि का शासन, तो एक प्रकार से अन्याय। तो इस अन्याय को रोकने के लिए कहा गया कि भैया अगर किसी को आर्थिक स्थिति के कारण कोई व्यक्ति अगर न्यायालय तक के पहुंच निश्चित नहीं करवा पाता है, नहीं पहुंच पाता है, तो उसे हम मदद करेंगे। इसके लिए नालसा स्थापित की गई, और इसके जो चीफ रहते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो आर्टिकल 124 के तहत आपको दी जाएंगे। ये कुछ बातें हैं जो अनुच्छेद में कही गई थी। इसमें एक है इसकी जो आलोचना की गई, आलोचना का मतलब यह है कि कई सारे व्यक्तियों ने इसे अतिरिक्त विधान की भी संज्ञा में लाके रखी है। मतलब ये कहा कि भैया ये खाली ब्लैंक चेक जैसा है, एक चेक के जैसा है, जो चेक बैंक के पास में है और बैंक उसे एकाएक सामने नहीं रखेगा, देगा नहीं, वो तब देगा जब उसके पास में पैसा हो। ये बात कहकर आलोचना कर रही है इस बात की, आर्टिकल भाग 4 की। दूसरी बात ये बोली है कि इसमें किसी भी प्रकार का एक हायरार्की नहीं है, एक व्यवस्थित रूप नहीं है। किसी भी आर्टिकल को कहीं पर भी रख दिया, और कोई भी एक विचारधारा से नहीं, कई सारी विचारधारा का मेल रूप। ये बात करके आलोचना की जा रही, 2 आलोचना पता चल गई। जो तीसरी आलोचना की जा रही थी इसकी, वो ये आलोचना की जा रही थी कि ये गैरवादी योग है। मतलब किसी भी व्यक्ति का अगर उल्लंघन होता है तो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं है। ये आलोचना की। जब ये आलोचना की गई है, ये 3 आलोचना जो आपको हमने अभी मुंह जबानी बताने की कोशिश करी, आपने शायद उसे लिखा भी होगा, लिख कर रखिएगा, पर यह आलोचना हल्की बैठती है। हल्की तब बैठ जाती है जब हम ये देखते हैं कि सरकार के द्वारा, मैं सरकार के द्वारा की बात कर रहा हूं, मतलब राज्य के द्वारा, जब इन अधिकारों को लागू करने के लिए जब समय समय पर कार्य किया, तो ये आलोचना अपने आप हल्की बैठ जाती है। आपको हम कुछ आर्टिकल बताते हैं। आर्टिकल 31 का क, 31 का ख, 31 का ग, हम आपको सिंपल सी बातें में बताते हैं। और आपको हम एक और आर्टिकल बताते हैं, आर्टिकल 39 का, आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 बड़ा दिलचस्प आर्टिकल है। उसमें कितने अनुच्छेद है? आर्टिकल 39 में लगभग बेटा 6 अनुच्छेद है। जब आर्टिकल 39 में 6 अनुच्छेद है, तो उसमें जो सबसे पहली बात कहा जा रहा है कि सभी व्यक्ति को आजीविका वाले संसाधन सुपुर्द किए जाएंगे। दूसरी बात ये कही जा रही है कि सभी व्यक्ति तक, मतलब किसी एक व्यक्ति तक नहीं, सभी व्यक्ति तक संसाधन पहुंचाए जाएंगे। अर्थात संसाधनों का केंद्रीकरण नहीं किया जाएगा, अर्थात संसाधनों का केंद्रीकरण नहीं किया जाएगा। फिर दूसरी बात, एक और बात है, हम मोटा मोटा बताएगा। एक और बात जो बोली गई उनके द्वारा, वो कहा गया कि समान कार्य के लिए समान वेतन हम देने की कोशिश करेंगे। 39 के 4 में बहुत बातें बोली, ये सब बातें बोल दी गई। जब ये बातें बोली गई है आर्टिकल 39 में, तो इन बातों को लागू करने के लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत
31 क ख ग को जोड़ा गया। 31 क ख ग को जोड़ा गया, और जब जोड़ा गया तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 31 का क और ख को जोड़ा गया, और 25वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 31 का ग को जोड़ा गया। और ये जोड़कर आप बस केवल इतना बात याद रखिएगा, हम ये पूरे आर्टिकल के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाकर रखेंगे ताकि आपको वो आर्टिकल एकदम अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 39 भी, 31 भी, 19 का च, 1 का च भी बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा सरकार के द्वारा भी आजीविका के लिए लोग कारखाने में जाकर काम करते हैं, तो वहां पर कानून बनाने का काम करते हैं। तो ये सब क्या है, ये एक प्रकार से राज्य को जो निर्देश दिए गए उसका कहीं ना कहीं क्रियान्वयन ही तो है। हाँ, बस ये बात है कि राज्य अपने संसाधनों को ध्यान में रखकर, प्रगतिशील विचारधारा को ध्यान में रखकर समय समय पर देने की कोशिश करता है, क्योंकि राज्य है, संसाधन है, और संसाधन की एक सीमित मात्रा होती है जिसके माध्यम से हम अपनी आवश्यकता की तो पूर्ति कर सकते, परंतु इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकते। तो इसलिए विवेकपूर्ण तरीके से सबको मिले, इसलिए राज्य समय समय पर इस प्रकार के अधिकार को देने की कोशिश करता है। तो वो वहां पर जो राज्य के द्वारा किए गए कार्य हैं उसके आधार पर आलोचना भी अपने आप ठंडे बस्ते में चल जाती है। ये हमारे आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक की पृष्ठभूमि थी, बातें थी छोटे से रूप में, ताकि बच्चे थोड़ा सा समझ सकें और पढ़ाई में लगे रहें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बहुत ज़्यादा शेयर करिए, ताकि लोग अपने आप जुड़ते रहें और पहले के लेक्चरों को भी देखते रहें, अपने आप तैयारी को बढ़ाते रहें। तो